Good morning, student. I am Varnish Kumar. Today I am going to take the class of occiput posterior position. ठीक है, जैसे कि नॉर्मल लेबर में आपने एलओए पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा है। तो आज हम एबनॉर्मलिटीज़ में ऑक्सीपिट पोस्टेरियर पोजीशन हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हमको जानना है व्हाट डू यू मीन बाय माल पोजीशन। जनरली आप ये वर्ड्स सुनी होंगे, टर्मिनोलॉजी माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज़ द माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन? माल पोजीशन वेयर fetus lying longitudinal and the vertex is presenting but it is not occiput anterior position, that is called mal पोजीशन। ठीक है, माल पोजीशन मीन्स सिंपल में उसमें हम देखेंगे कि बेबी का लाई क्या है। ठीक है, तो माल पोजीशन में एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि व्हेन द फीटस इज लॉन्डिट्यूडनल एंड वर्टेक्स इज प्रेजेंटिंग बट नॉट इन ऑक्सीपुट एंटेरियर। ठीक है, इसमें भी बेबी लॉन्डिट्यूडल मतलब सीधा रहेगा, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन वो एंटीरियर नहीं रहेगा। एंटीरियर पोजीशन जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में मैंने एक्सप्लेन किया था, एंटीरियर पोजीशन कौन सा होता है? जब बेबी का जो बैक साइड है वो सामने रहेगा, फ्रंट में रहेगा। ठीक है, बैक सामने रहेगा तो वो अलग कहलाएगा एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, जब लेफ्ट ऑक्सीपुट जब लेफ्ट साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस को टच करता है तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, तो माल पोजीशन में क्या होता है? पोस्टीरियर रहता है, बेबी का जो फ्रंट वाला है जिसका एब्डोमेन रहता है, लिम्स रहते हैं वो सामने रहते हैं। ठीक है, या फिर वो राइट साइड में रहेगा, उसका ऑक्सीपुट राइट इलियोप्यूबिक राइट सैक्रोइलियक जॉइंट को टच करता है ऑक्सीपुट, या फिर लेफ्ट साइड के, तो वो अलग कंडीशन कहलाएगा आपका पोस्टीरियर। ठीक है, तो माल पोजीशन वही कंडीशन है जिसमें वो एंटीरियर नहीं होता। ठीक है, उसका एब्डोमेन और लिम्स फ्रंट में रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है डेफिनेशन, माल पोजीशन वेयर द फीटस इज लाइंग इन लॉन्जिट्यूडनल एंड वर्टेक्स इज प्रेजेंटिंग बट इट इज़ नॉट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ठीक है, ऑक्सीपुट एंटीरियर नहीं रहेगा, वो पोस्टीरियर रहेगा, या फिर क्या रह सकता है? ऑक्सीपुट ट्रांसफर होगा या ऑक्सीपुट पोस्टीरियर रहेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट माल प्रेजेंटेशन, दोनों में फर्क है। माल पोजीशन लाई में फर्क होता है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में फर्क होता है। नाउ माल प्रेजेंटेशन एनीथिंग एक्सेप्ट वर्टेक्स एज फेस, ब्रो, ब्रीच, शोल्डर, कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड माल प्रेजेंटेशन। सिंपल वर्ड में फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट टच करेगा इंटरनल ओस को, ठीक है, एक्सेप्ट वर्टेक्स। ठीक है, ऑक्सीपुट और वर्टेक्स को छोड़ के जो भी बेबी का पार्ट फर्स्ट इंटरनल ओस को टच करता है तो वो कहलाएगा माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इज एनीथिंग एक्सेप्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स के अलावा कोई भी पार्ट हो, फेस, ब्रो, ब्रीच, शोल्डर, कॉर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कई बार शोल्डर, हैंड, फीट तीनों एक साथ टच करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट को, तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन। तो क्लियर है माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन। नाउ you can see the normal presentation LOA, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, जो कि मैं बता रही थी नॉर्मल जो रहता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, हम इसी में करके दिखाते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोजीशन जैसे कि मैंने बताया था बेबी का जो बैक है वो फ्रंट में रहता है। ठीक है, ये लेफ्ट है, left occiput anterior when the occiput first touch in the iliopubic eminence left side of, that is ROA, when the occiput touch in right side of iliopubic eminence, that is the ROA। ठीक है, now ROP जो कि आज का टॉपिक है, राइट ऑक्सीपुट पोस्टेरियर। ठीक है, इसमें देख सकते हो बेबी का एब्डोमेन लिम्स है वो फ्रंट में है और ऑक्सीपुट किसको टच कर रहा है? राइट साइड ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट को। ठीक है, किसके? पेल्विस के। क्लियर है? दैट इज LOP, ये भी पोस्टीरियर है लेकिन ऑक्सीपुट किस साइड को टच कर रहा है? लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, लेफ्ट साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट को। क्लियर है?
So let's start the topic, that is the right occiput posterior. When occiput placed over the right sacroiliac joint is called right occipital position. When the occiput touch in the right side of sacroiliac joint, that condition is called right occipital position. Okay. Now causes of ROP, right occipital posterior के क्या causes हो सकते हैं? शेप ऑफ द पेल्विक इनलेट, ठीक है, इसकी क्या कॉजेज है जिसके कारण बेबी का पोजीशन एंटीरियर नहीं रहता है, वो पोस्टीरियर हो जाता है. एक तो शेप ऑफ पेल्विक इनलेट के कारण होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक है, ठीक है, पेल्विस का जो इनलेट है, ब्रिम है, ठीक है, वो कन्वर्ज है, ठीक है, नैरो है, तो उसके कारण उसमें डिफिकल्टी होने के कारण वो एंटीरियर ना होके पोस्टीरियर में हो जाता है बेबी का पोजीशन. क्लियर है. नाउ फीटल फैक्टर के कारण भी हो सकता है. डिफ्लेक्शन मीन्स बेबी का जो हेड है कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्स हो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ दब गया है, वो उसी कारण बेबी पोजीशन चेंज कर लेता है. अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा का जो है वो लोअर साइड में अगर इम्प्लांट है प्लेसेंटा, ठीक है, शॉर्ट कॉर्ड है, तो वो एक कारण हो सकता है फीटल फैक्टर्स में, ठीक है. ना नेक्स्ट में यूट्राइन फैक्टर में एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है, नॉर्मल जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन जैसे अपर पोल में लोअर पोल में ना हो के वो किसी भी पार्ट में हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी बेबी का पोजीशन चेंज होता है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ ROP. ऑफ ROP. नाउ लास्ट में ये सारे क्लिनिकल कंडीशन है जिससे हम चेक करते हैं वेदर इज वुमन इज ROP और LOA. ओके. लास्ट में हम कैसे कंफर्म करेंगे, USG एंड MRI से. USG और MRI से आपको अगर अच्छे से FHS भी नहीं मिल रहा है तो वो किस पोजीशन में है क्या है, MRI वगैरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ ROP. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ लेबर ऑफ ROP. जैसे नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर है जो कि डिफरेंट होता है, ठीक है. फेवरेबल सरकमटेंस एंड अनफेवरेबल, दो में क्राइटेरिया में डिवाइड है मैकेनिज्म ऑफ लेबर ऑफ ROP. फेवरेबल सरकमटेंस में क्या होता है, ROP पोजीशन है लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं है, नॉर्मल पेल्विस है, सर्विक्स डायलिटेशन हो रहा है, तो बेबी का मदर का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है फेवरेबल सरकमस्टेंस में. लेकिन अनफेवरेबल में उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, ठीक है. तो फेवरेबल सरकमस्टेंस में क्या क्या होगा, फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ लेबर जैसे एंगेजमेंट जैसे उसमें ही भी था, ठीक है. आप ROP आप सोच के रखिए, ROP राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बेबी का ऑक्सीपुट राइट साइड ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट को टच किया है. देन एंगेजमेंट, ठीक है. एंगेजमेंट के बाद क्या होगा, एंगेजमेंट के बाद होगा डिसेंट. डिसेंट के बाद क्या होगा, फ्लैक्शन. आफ्टर दैट फ्लैक्शन इंटरनल रोटेशन विल बी देयर. इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, बेबी का जो हेड है किस साइड में चला जाएगा, 3/8 ऑफ द सर्कल सिम्फेसिस प्यूबिक में टच करेगा ऑक्सीपुट, ठीक है. उसमें जबकि नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में 2/8 ऑफ द सर्कल घूमता है इंटरनल रोटेशन, मैंने बताया था, ठीक है. इसमें कितना 3/8 ऑफ द सर्कल घूमेगा जस्ट बिहाइंड द सिम्फेसिस प्यूबिस में आ जाएगा. देन फर्दर डिसेंट होगा एंड डिलीवरी ऑफ द हेड, ठीक है. बेबी का वहीं पर क्राउनिंग हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद बेबी का जो हेड है वो डिलीवर्ड हो जाएगा. देन रेस्टिट्यूशन में अपोजिट साइड 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट होगा. रेस्टिट्यूशन के बाद फिर से डिसेंट होगा. देन एक्सटर्नल रोटेशन सेम साइड में एक्सटर्नल रोटेशन 1/8 ऑफ द सर्कल घूमेगा, ठीक है, बेबी का जो हेड है. देन आफ्टर दैट बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक, द बेबी विल बी डिलीवर्ड बाय द लेटरल फ्लैक्शन, ठीक है. LOA पोजीशन जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में है, बेबी का जो जब डिलीवरी होता है तो बेबी का जो फेस है मदर के लेफ्ट थाई की तरफ होता है, जबकि ROP पोजीशन में बेबी का जो फेस है वो मदर के लेफ्ट थाई की तरफ रहेगा, जबकि मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में वो राइट थाई की तरफ रहता है. क्लियर है. सो दिस ऑल ये फेवरेबल सरकमटेंस में होगा, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन of the head, 3/8 of the circle, descent, restitution, external rotation and birth of the shoulder. अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही लॉकडाउन क्लियर होगा
कॉलेज में आपको ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर आई विल शो बाय द पेल्विस एंड फीटल स्कल. ओके. नाउ इन फेवरेबल सर्कमटेंस, अनफेवरेबल सर्कमटेंस, जैसे कि पहले वाले में फेवरेबल सर्कमटेंस में वो रोटेशन अलग होता है लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है. लेकिन अनफेवरेबल सर्कमटेंस मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है पेल्विस में, तो उसके कारण क्या क्या बहुत सारी चीज़ हो, जैसे सम टाइम क्या होता है वो एंगेजमेंट होता है, ठीक है, इंटर रोटेशन होता है, उसके बाद आगे का रोटेशन नहीं होता है, वहीं जाके बेबी का जो हेड है स्टक हो जाता है. क्लियर है? तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फॉरवर्ड रोटेशन. मतलब इंटर रोटेशन होने के बाद रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो पाता, वहीं जाके वो स्टक हो जाता है. क्लियर है? वो इनकम्प्लीट रोटेशन कहलाएगा. एंड नॉन रोटेशन, इसमें क्या होता है, बेबी जस्ट एंगेजमेंट होगा और उसी पोजीशन में वो स्टक हो जाता है, रोटेशन होता ही नहीं है बेबी का हेड. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, बहुत सारे लिगामेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो वो एक हो सकते हैं. ठीक है. नाउ माल रोटेशन, इसमें क्या होता है, बेबी एंगेजमेंट भी होगा, इंटर रोटेशन भी होगा, लेकिन आगे इतने सारे कंजेस्टेड लिगामेंट रहता है कि बेबी को स्पेस नहीं मिलता. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एबनॉर्मल पेल्विस होने के कारण, लिगामेंट्स कंजेस्टेड होने के कारण. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, बेबी इंटर रोटेशन होता है, फिर जब रेस्टिट्यूशन होता है, 1/8 दबदनिक होता है, वापस वो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में चला जाता है. फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगा तो फिर से वो सिम्फेसिस प्यूबिस में 3/8 दबदनिक वहीं पर वो माल रोटेट होगा सेम पोजीशन में. क्लियर है? तो उसे कहेंगे हम माल रोटेशन. तो दिस ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ आरओपी पोजीशन. नाउ लास्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ आरओपी पोजीशन में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे. ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ये बहुत शॉर्ट में है, एक स्लाइड में है, लेकिन आप अगर एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट आपको लिखना डिटेल से, क्या हम केयर करेंगे मदर का. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी आप डिटेल से जो बढ़ाया गया है वो लिखेंगे. उसके बाद एग्जैक्ट मैनेजमेंट में ये आप डालेंगे. ठीक है, तो एग्जैक्ट मैनेजमेंट में आरओपी पोजीशन में फिर क्या करेंगे, हम वेंट सक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, बेबी आउट नहीं हो रहा है आरओपी पोजीशन में. ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, एक अमाउंट में यूज़ करते हैं, जो कि आगे की क्लास में लेंगे, स्पेशली इसका टॉपिक है अलग से. ठीक है, फॉरसेप रोटेशन हम यूज़ करेंगे. फॉरसेप, ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये स्किलफुल डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं ये कर चुके हैं, वही ही कर पाएंगे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज मैनुअल रोटेशन कर सकते हैं हम बेबी का पोजीशन चेंज करने के लिए. इसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, ग्लव्स वियर करेंगे एंड वन हैंड, ठीक है, अप टू द ब्रेस्ट वो इंट्रोड्यूस करेंगे सर्विक्स में. बेबी का जो पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है, उसको एंटीरियर पोजीशन में बेबी को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, पोजीशन को चेंज करेंगे होल हैंड इंट्रोड्यूस करके. ठीक है, ब्रेस्ट तक. ओके, पोजीशन चेंज करेंगे, फिर जैसे ही पोजीशन होगा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा. ठीक है, एंड हाफ हैंड मेथड में क्या करेंगे, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो 4 फिंगर, इंडेक्स, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर, ठीक है, थंब, ये बस इंट्रोड्यूस करेंगे सर्विक्स में और बेबी के हेड को होल्ड करेंगे और रोटेट करेंगे एलओए पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में रोटेट करेंगे, जिससे फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा. ठीक है, ये मैनुअल रोटेशन में करेंगे, होल हैंड मेथड एंड हाफ हैंड मेथड. ठीक है, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर ये सारे मेथड अगर नहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं हो पा रहा है, तो हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर्ड करेंगे. ठीक है, अगर बेबी की डेथ हो गई है तब उस कंडीशन में हम क्रेनियोटॉमी करते हैं. क्रेनियोटॉमी लाइव बेबी पे हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेड बेबी पे करते हैं. ठीक है, इसमें क्रेनियोटॉमी में वी हैव टू कट द बेबी स्कल. ठीक है, जब बेबी डेथ हो जाती है उस कंडीशन में बेबी के स्कल के कुछ बोन पार्ट को हम कट करते हैं और उसको जिससे साइज क्या है, सर्कमस्टेंस छोटा हो जाता है और बेबी विल बी आउट फ्रॉम द सर्विक्स. क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आरओपी. ठीक है, बहुत शॉर्ट में है. एग्जैक्ट मैनेजमेंट इसके पहले आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट पूरा लिखना है, उसके बाद आप एग्जैक्ट मैनेजमेंट में ये सारे चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है. क्लियर है? अगर आज इस टॉपिक में और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.